अगली सुबह की एंट्री लंबी थी और सत्यजीत के हाथ की लिखावट में एक हल्की सी बेचैनी झलकती थी। स्ट्रोक्स कुछ टेढ़े मेढ़े, हैंडराइटिंग कुछ रश्ट, जो शुरुआती पन्नों में नहीं थी। लिखा था, कल शाम मचान पर बैठा कैमरा सेट कर रहा था, तभी झाड़ियों में हलचल हुई। मैंने सोचा कांकड़ होगा या कोई पहाड़ी बकरी, पर जो निकला मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा। एक स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, इस ऊंचाई पर, इस जंगल में, उजाले में। 30 साल के करियर में मैंने सिर्फ 3 बार हिम तेंदुआ देखा है, और वो भी दूर से, कैमरा ट्रैप से। पर अब ये मेरे सामने 50 मीटर की दूरी पर सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने जल्दी से कैमरा उठाया और फ्रेम में लिया। परफेक्ट शॉट, रोशनी सही, एंगल सही, जानवर बिल्कुल स्थिर। मैंने सांस रोकी, दोनों हाथों को अपने शरीर से चिपकाया और फोकस करते हुए शटर दबाया। कुछ नहीं हुआ, स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने सोचा कहीं बैटरी खत्म हो गई हो, पर सुबह ही तो पूरी चार्ज की थी। मैंने बैकअप कैमरा उठाया, वही हाल, दोनों कैमरे डेड, जैसे किसी ने बैटरी निकाल दी हो। और जब तक मैं बैटरी बदलता, तेंदुआ जा चुका था। बुरा लगा, पर ऐसा होता रहता है इस फील्ड में। बैटरी कभी कभी ठंड में जल्दी बैठ जाती है। इस ऊंचाई पर शाम होते होते तापमान तेजी से गिरने लगता है। कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, अगर वो यहां पर है तो फिर दिखाई देगा। मैंने इस लाइन पर पेंसिल से हल्का निशान लगाया, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यह वाक्य डायरी में आगे कई बार दोहराया जाने वाला था, और हर बार जब मैं इसे पढ़ता मुझे यकीन हो जाता कि शायद ये बात उतनी छोटी भी नहीं थी जितनी सत्यजीत सोचना चाहते थे। मैं डायरी लेकर बरामदे में आया, जहां तर्कराज अभी भी बैठा हुआ था, चाय का कप हाथ में लिए, दूर पहाड़ की तरफ देखता हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ऊंचा कोट के बारे में कुछ जानता है। उसने कुछ देर चुप्पी साधी रखी, फिर बोला, साहब मैं सिर्फ रेस्ट हाउस देखता हूँ, कोई वैज्ञानिक या पंडित नहीं हूं मैं। पर इतना कहूँगा, जब से सत्यजीत साहब यहाँ आए, गांव के लोग उस तरफ जाना कम कर दिए। पहले लकड़ी काटने वाले भी जाते थे उस रास्ते से, अब कोई नहीं जाता। क्यों? मैंने पूछा। आप हरेंद्र सिंह से मिलिए साहब गांव में, वो बेहतर बता पाएंगे। मुझे बस इतना पता है कि जब से वो पत्थर हटे हैं, ऊंचा कोट के ऊपर की वो पाषाण पंक्ति जब से टूटी है, कुछ बदल गया है। मैं खुद पिछले महीने से रात को यहाँ रुकता नहीं, दिन में आता हूँ, शाम होने से पहले नीचे उतर जाता हूँ। ये पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक बूढ़े गांव वाले का अंधविश्वास नहीं था। यहां हर कोई, केयरटेकर तक, कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में बयान करने से वो बच रहा था। मैंने डायरी खोली, अगला पन्ना पढ़ना शुरू किया और जल्द ही समझ गया कि बैटरी की समस्या यहां रुकने वाली नहीं थी। आगे लिखा था, आज सुबह ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, घाटी के वाइड शॉट्स के लिए। टेक ऑफ के 10 सेकंड बाद ही कंपास एरर आ गया और ड्रोन हवा में यूं घूमने लगा जैसे उसे दिशा का कुछ पता ही ना हो। मुश्किल से नीचे उतारा, हाथ कांप रहे थे। जीपीएस पर भी वही दिक्कत, लोकेशन बार बार बदल रही थी। कभी बिनसर का जंगल दिखाता, कभी 100 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ी नाला।
मैंने सोचा शायद यहाँ की भूचुंबकीय स्थिति अजीब है। कुछ पहाड़ी इलाकों में जियो मैग्नेटिक डेविएशन होता है, जैसा कसार देवी में होने का उल्लेख भी है। आयरन डिपॉजिट या कुछ ऐसा। कल अल्मोड़ा जाकर किसी टेक्नीशियन से इक्विपमेंट चेक करवाऊंगा। मैंने डायरी बंद की और सोचा, भूचुंबकीय गड़बड़ी, जियो मैग्नेटिक डिविएशन, यह एक वैलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता था। पहाड़ी इलाकों में आयरन ओर्स या दूसरे मिनरल्स कंपास और जीपीएस को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत यूनिकनेस तो है, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं। पर तभी मुझे याद आया, भानु ने अपने फोन कॉल में अपने दादाजी डॉक्टर तिवारी का जिक्र किया था। एक जियोलॉजिस्ट के नाते जिन्होंने ऊंचा कोट के बारे में कुछ असामान्य देखा था, अपनी डायरी में कुछ लिखा था। एक वैज्ञानिक जिन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाए। पर क्या भानु मुझे पूरी बात बता रहा था? मुझे भानु से दोबारा बात करने की जरूरत थी, पर पहले मुझे यह जानना था कि सत्यजीत की डायरी आगे क्या कहती है, क्योंकि अगले पन्ने पर तारीख के हिसाब से सिर्फ 2 दिन बाद लिखावट में पहली बार एक डर सा झलक रहा था। डायरी में आगे पढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि लिखावट थोड़ी तेज, थोड़ी और दबी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में शायद रात के अंधेरे में यह पन्ना लिखा हो। सत्यजीत लिखते थे, रात करीब 2 बजे नींद खुली। कुछ आवाज थी, या शायद आवाज की कमी थी। मैं समझा नहीं पाऊंगा ठीक से, लिखकर ये बताना मुश्किल है। पर पूरा जंगल एकदम चुप था। जंगल कभी भी पूरी तरह चुप नहीं होता, कोई भी वाइल्ड लाइफर यह जानता है। हमेशा कोई झिंगुर, कोई उल्लू, कोई हवा की सरसराहट होती है। पर आज रात कुछ भी नहीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बादल नहीं थे, चांदनी साफ थी, और ऊंचा कोट की चोटी पर मुझे लगा वहां कुछ हिला, शायद हवा से पेड़ की डाल। मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो देखा बगीचे का गेट खुला पड़ा था और मिट्टी पर पंजों के निशान, बड़े बड़े, शायद किसी बड़ी बिल्ली के या शायद तेंदुए के। पर वो निशान गेट तक आकर अचानक गायब हो गए, जैसे वो जानवर हवा में उड़ गया हो। मैंने डायरी नीचे रखी। मेरे भीतर के पत्रकार ने तुरंत लॉजिक खोजना शुरू किया। सूखी मिट्टी पर निशान धुंधले पड़ सकते हैं, हवा से मिट्टी उड़ सकती है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। पर उस वक्त बरामदे में बैठे बैठे कोहरे से घिरी उस पहाड़ी को देखते हुए मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जिसे मैं खुद पूरी तरह समझ नहीं पाया। तभी मेरी नजर बंगले के पीछे की तरफ कोने में लगे एक छोटे से डिवाइस पर पड़ी। एक सोलर पावर्ड सिक्योरिटी कैमरा, दीवार पर ऊंचाई पर फिट किया हुआ, जो पूरे आंगन और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते को कवर करता था। मुझे याद आया, सत्यजीत जैसे पेशेवर फोटोग्राफर अक्सर अपने उपकरण चोरी होने से बचाने के लिए ऐसे कैमरे लगाते थे। अगर यह कैमरा काम कर रहा था तो इसमें पिछले कुछ हफ्तों की हर रात दर्ज होगी। शायद इसमें वो जवाब हो जो डायरी नहीं दे पा रही। मैंने तुरंत कैमरा फुटेज की तलाश शुरू कर दी। मैं स्टडी में गया। लैपटॉप पुराना था, पर चालू हालत में था। थोड़ा ढूंढने पर मुझे एक पोस्ट-इट नोट पर इतने क्लू मिल गए कि मैं पासवर्ड गेस कर सकूं। लैपटॉप खुला और मुझे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। फोल्डर में महीनों की फुटेज थी,
तारीख के हिसाब से क्रमबद्ध। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यहां इस स्क्रीन पर शायद वो सबूत होने वाला था जो हर सवाल का जवाब दे सकता था। मैंने सबसे रीसेंट फाइल खोली। काली स्क्रीन, सिर्फ काली स्क्रीन, टाइम स्टैम्प चलता हुआ, पर कोई फुटेज नहीं। मैंने अगली फाइल खोली, वही हाल, और अगली। 15 दिनों की फुटेज में से 12 पूरी तरह काली थी। न कोई फ्रेम, न कोई रोशनी, बस अंधेरा, और नीचे आगे बढ़ती हुई टाइम स्टैम्प। बाकी 3 में फुटेज थी, पर इतनी धुंधली, इतनी डिस्टॉर्टेड कि उसमें पेड़ों के धुंधले साए के अलावा कुछ भी पहचानना नामुमकिन था। मैं वहीं बैठा रहा, स्क्रीन को घूरता हुआ। एक हाई रेजोल्यूशन सिस्टम, आती जाती बिजली से नहीं बल्कि सीधे सोलर पावर से चलने वाला सिक्योरिटी सिस्टम। ये ठंड में बैटरी बैठने का मामला नहीं हो सकता था। ये कुछ और था। तभी तरकराज की आवाज बरामदे से आई, कुछ घबराई हुई। साहब, आप शाम होने से पहले नीचे उतर चलेंगे ना? मैंने घड़ी देखी, अभी दोपहर के 4:30 ही बजे थे। अभी तो बहुत वक्त है साहब। उसने बात अधूरी छोड़ दी और फिर बोला, मैं बस पूछ रहा था साहब। मैंने उसकी आंखों में वही डर देखा जो मुझे पहली मुलाकात में दिखा था, वही झिझक देखी जो मुझे टैक्सी वाले गोपाल की आंखों में दिखाई दी थी। मैंने डायरी और लैपटॉप दोनों अपने बैग में रखे और तय किया कि मैं ऊंचा कोट तक खुद जाऊंगा। उन पत्थरों को, उस पाषाण पंक्ति को अपनी आंखों से देखूंगा। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन तेज चढ़ाई वाला था, और जैसे जैसे मैं जंगल के भीतर बढ़ता गया, पेड़ों की सघनता कम होती गई, जब तक आखिरकार मैं एक छोटे से खुले चट्टानी मैदान पर नहीं पहुंच गया। यहीं से पूरी घाटी नजर आती थी। डायरी में सत्यजीत ने जिस नजारे की तारीफ की थी वो झूठी नहीं थी। सूरज की रोशनी में दूर तक फैले पहाड़, बादलों का एक ऐसा समुद्र नीचे घाटी में तैरता हुआ। कोई कम आर्टिस्टिक सेंस वाला आदमी भी इस जगह से प्यार कर बैठता। फिर एक फोटोग्राफर के लिए तो ये जगह स्वर्ग थी। शायद इसीलिए सत्यजीत की आर्टिस्टिक दृष्टि ने वह देखा जिसे हरेंद्र सिंह जैसे लोकल लोग अपने सदियों के विश्वास की पट्टी के चलते न देख पाए थे और न देखना चाहते थे। पर मेरा ध्यान नज़ारे पर नहीं था। मेरी नज़र मचान पर टिकी थी। लकड़ी का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म मजबूती से खड़ा, और उसके ठीक बगल में जमीन पर पत्थरों की एक पंक्ति, एक पाषाण पंक्ति, एक अधूरी पाषाण पंक्ति। मैंने गिना, 11 पत्थरों की जगह थी, एक सीधी लाइन में, हर एक इंसान की कमर जितना ऊंचा, जमीन में गहरे धंसा हुआ, मानो सदियों से वही हो। और लाइन में, उस पंक्ति में एक जगह साफ खाली थी। एक अंतर था, 5 पत्थरों की जगह खाली थी, और वो 5 पत्थर बगल में ढेर की तरह पड़े थे, जैसे किसी ने जल्दी में, जबरदस्ती में उन्हें एक तरफ खिसका दिया हो। मैं करीब गया। पत्थरों पर काई जमी थी, पर जब मैंने गौर से देखा तो एक बात ने मुझे चौंका दिया। हर पत्थर की सतह पर हल्की घिसी हुई कुछ लाइनें उकेरी हुई थी, जैसे नक्काशी, या जैसे ओलों से, बारिश से, तूफान से मिली हुई घिसावट। कुछ रेखाएं, कुछ बिंदु, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें।
मौसम की मार से इतनी घिसी हुई कि कोई साफ पैटर्न पहचानना मुश्किल था। पर क्या यह पूरी तरह से रैंडम था, या किसी ने कुछ उकेरने की कोशिश की थी इन पर? मैंने अपने फ़ोन से कुछ तस्वीरें ली, या लेनी चाही। फ़ोन का कैमरा ऐप खुला। फ्रेम में वो दिखाई दिया जिसकी मैं तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने शटर दबाया, स्क्रीन एक पल के लिए झिलमिलाई और फिर खाली पड़ गई, ब्लैंक। मैंने फ़ोन को दोबारा ऑन करने की कोशिश की, रीस्टार्ट करने की कोशिश की, फोर्स्ड रीस्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। पहली बार मुझे अपने भीतर वो एहसास हुआ जिसे मैं अब तक सिर्फ डायरी में पढ़ रहा था, कि तर्क और अनुभव के बीच की दीवार शायद इतनी मजबूत नहीं जितनी मैं समझता था। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सुइयां शाम का समय दिखा रही थी, लेकिन डिजिटल स्क्रीन पर अंक बेतरतीब ढंग से बढ़ रहे थे। कोई क्रम नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस रैंडम। तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की, पत्तों के चरमराने की। मैं घूमा। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। आप कौन हैं? यहां क्या कर रहे हैं? मेरा नाम पुरंदर सिन्हा है, मैंने कहा। मैं सत्यजीत जी का। मैं रुका, सही शब्द ढूंढते हुए। मैं उनके एक दोस्त की तरफ से आया हूं। और आप? मैं नीचे गांव में रहता हूं, हरेंद्र सिंह। उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ी, पर बेचैनी गई नहीं। आपको पता नहीं चला सत्यजीत जी के बारे में? पता चला, मैंने कहा। वो मैं ही था जिसने उन्हें बंगले में उस हालत में पाया। हरेंद्र सिंह ने आंखें बंद की और एक गहरी थकी हुई सांस ली। मैंने कहा था उनसे, मैंने बार बार कहा था। साहब, लोग हमेशा सोचते हैं कि गांव वालों की बातें बस कहानियां हैं, अनपढ़ों का डर है, अंधविश्वास है। आप मुझे बताइए, मैंने कहा, अपनी आवाज में जितनी नरमी ला सकता था लाते हुए। मैं यहां इसीलिए आया हूं हरेंद्र जी, ताकि समझ सकूं। मुझे बेझिझक बताइए। वो कुछ देर चुप रहा, मानो तय कर रहा हो कि मुझ पर भरोसा किया जाए या नहीं। फिर उसने पत्थरों की टूटी पंक्ति की तरफ इशारा किया और बोला, ये कोई ऐसे ही बनी हुई सीधी लाइन नहीं है पत्थरों की। ये पाषाण पंक्ति है। कोई नहीं जानता किसने रखी, कब रखी। मेरे परदादा के जमाने से ये यही है, शायद उनसे भी पहले से। वैसे तो ये पहाड़, ये जंगल, सभी अंदर कोई न कोई राज समेटे हैं। लेकिन बुजुर्ग कहते थे, ये ऊंचा कोट का पहाड़ किसी राज को नहीं, किसी शक्ति को अपने अंदर समेटे है। जैसे कोई सोया हुआ है इस पहाड़ के भीतर, और ये पत्थर, ये पाषाण पंक्ति ही है, यही है जो उसकी नींद को बनाए रखे है। जब तक पंक्ति पूरी है वो सोता रहता है। पता नहीं वो कोई शक्ति है, कोई देवता है या कुछ और। बस इतना पता है, उसे जगाना हमारा काम नहीं। इसीलिए मैंने सत्यजीत साहब से विनती की थी कि मचान बनाने के लिए पत्थरों को इधर उधर न किया जाए।
अगर पाषाण पंक्ति टूट गई तो, मैंने जोर देकर पूछा। तो क्या हरेंद्र जी, अगर पाषाण पंक्ति टूट गई तो? हरेंद्र सिंह ने मेरी आंखों में सीधे देखा। तो उसकी नींद भी टूट जाएगी जो यहां कैद है। वो जागना शुरू कर देगा साहब, धीरे धीरे। और फिर कुछ ठीक नहीं रहता, कुछ पहले जैसा नहीं रहता। इंसान, मशीन, जानवर, सब पर इसका असर पड़ता है। सब अजीब बर्ताव करने लगते हैं। फिर उसने रुककर पत्थरों की तरफ देखा और जैसे किसी पुरानी याद में जाता हुआ आगे बोला। मेरे दादा के बचपन में एक बार यह हुआ था। एक अंग्रेज इंजीनियर था, सड़क बनाने आया था। उसने इन पत्थरों को हटाने का हुक्म दिया रास्ता बनाने के लिए। 3 मजदूर उस काम में लगे थे। 1 हफ्ते के भीतर भीतर 2 मजदूर बीमार पड़ गए, तीसरा भाग गया। और इंजीनियर खुद एक रात जंगल में शिकार करने निकला तो वापस नहीं आया। खून में सने उसके कपड़े मिले, जैसे किसी जानवर ने फाड़ खाया हो। मेरे रिपोर्टर ब्रेन ने तुरंत हरेंद्र सिंह को टोका। लेकिन हरेंद्र जी, अगर वो अंग्रेज इंजीनियर शिकार पर गया था तो बंदूक वगैरह कुछ तो लेकर गया होगा। ती साहब, अंग्रेजी राइफल बंदूक थी उसके पास, लेकिन बैरल ब्लॉक्ड था उसका। जैसे किसी कारण से अचानक उसने काम करना बंद कर दिया हो। हरेंद्र सिंह ने एक लंबी सांस लेकर जंगल की तरफ देखा, फिर टूटी हुई पाषाण पंक्ति की तरफ और धीरे से जोड़ा। उसके बाद बताते हैं कि लोगों ने पत्थर वापस रखे, प्रार्थना की कि यहां हमें शांति से रहने दिया जाए। और तब से किसी ने ऊंचा कोट की पाषाण पंक्ति को नहीं छेड़ा। सत्यजीत साहब के मचान बनाने की जिद तक। मेरे बचपन में दिल्ली से कुछ वैज्ञानिक आए थे, वो भी इसे देखकर वापस चले गए। हरेंद्र सिंह की बातें सुनकर मेरे भीतर का रैशनल माइंड 1000 सवाल खड़े कर रहा था। गवाह कौन था इस सब का? यह घटना कब हुई? क्या इसकी कोई लिखित पुष्टि थी? कोई रिकॉर्ड था? पर मैं जानता था कि अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं था। हरेंद्र सिंह की आवाज में जो सच्चाई का आभास था, वो झूठ बोलने वालों की आवाज में नहीं होता। वो जो कह रहा था उसे वो पूरी तरह से मानता था, पूरी तरह से सच मानता था। क्या इसे ठीक किया जा सकता है हरेंद्र जी? मैंने पूछा। अगर पत्थर वापस रख दिए जाएं तो फिर से? हरेंद्र सिंह ने मेरी तरफ देखा और अपनी नजरें मुझसे हटाकर पत्थरों पर टिका दी। और उसका चेहरा किसी अजीब उलझन में पड़ गया, मानो वो खुद इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं जानता हो। उफनती नदी में बांध बनाने से बाढ़ नहीं रुकती साहब, उसने आखिर में इतने धीरे से कहा कि मुझे करीब जाना पड़ा सुनने के लिए। फिर जैसे कुछ सोचते हुए उसने जोड़ा, सत्यजीत साहब ने भी यही कोशिश की थी आखिरी हफ्तों में। मैंने खुद देखा था उन्हें अकेले इन्हीं पत्थरों को वापस उठाने की कोशिश करते हुए राहत के वक्त। क्या देखा था आपने हरेंद्र जी? क्या हुआ था?
हरेंद्र सिंह ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और उसकी आवाज कांप गई। साहब, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने बस उन्हें दूर से देखा था और फिर मैं डर के मारे वापस चला गया। मैं फिर यहां नहीं आया साहब। और अब अब वो चले गए तो शायद आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि क्या हुआ साहब। आप ही थे जिसने उन्हें पाया। ये जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, बल्कि इसने एक पेचीदा सवाल मेरे मन में बो दिया। अगर सत्यजीत ने सच में पत्थर वापस रखने की कोशिश की थी आखिरी हफ्तों में, तो डायरी में उस कोशिश का क्या हश्र लिखा था? और क्यों, अगर उन्होंने कोशिश की, तो पंक्ति आज भी अधूरी क्यों है? मैं उस शाम बंगले पर वापस लौटा, डायरी के बाकी पन्नों को पढ़ने के इरादे से, ये जानते हुए कि अब हर पन्ना मुझे सत्यजीत की आखिरी रातों के और करीब ले जाएगा। पर जब मैं स्टडी में दाखिल हुआ तो मेरा ध्यान डायरी के बजाय मेज के नीचे गिरी उस चीज पर गया जो मैं वहां हड़बड़ाहट में पहले नहीं देख पाया था। एक पुराना सा दिखाई देने वाला कैमरा, बाकियों से अलग, जैसे उसने डिजिटल रेवोल्यूशन का युग कभी देखा ही ना हो। पुरानी स्टाइल के सख्त बटन, बड़ा सा व्यू फाइंडर और पीछे की तरफ एक बड़ा सा चेंबर खुला हुआ, जैसे वहां मेमोरी कार्ड की नहीं, किसी सिलेंड्रिकल शेप की चीज की जगह हो, एक फोटो रोल की। फिल्म कैमरा, मेरे मुंह से निकला। उस पर हल्की धूल की परत जमी थी और उसके बगल में एक छोटी पर्ची, एक पोस्ट इट नोट पर सत्यजीत की लिखावट में, ट्रस्ट एनालॉग, गो ओल्ड स्कूल। फिल्म पर भरोसा करो, डिजिटल पर नहीं। रोल डेवलप करने हल्द्वानी भेजा है। मैं पर्ची को हाथ में पकड़े पकड़े कुछ देर वहीं खड़ा रहा। अगर वो रोल हल्द्वानी भेजा गया है तो उसमें कुछ ऐसा था जो सत्यजीत न सिर्फ सुरक्षित रखना चाहते थे, बल्कि जल्दी से जल्दी देखना भी चाहते थे। कुछ ऐसा जो डिजिटल कैमरों की गड़बड़ी से बचकर निकल सका हो। मैंने कैमरा उठाया। वो एक पुराना भारी यांत्रिक मॉडल था, बिना बैटरी के, बिना सर्किट के, सिर्फ लेंस, शटर और स्प्रिंग से चलने वाला। इसमें कोई फिल्म नहीं थी। जो भी रोल था वो भेजा जा चुका था। वो कहीं और था, डेवलप होने के इंतजार में। बाद में मैंने तर्कराज से पूछा, हल्द्वानी में कोई फोटो स्टूडियो है जो पुराने रील वाले कैमरों से फोटो डेवलप करता है? सत्यजीत ने वहां एक रोल भेजा था क्या? तर्कराज ने सिर हिलाया। हाँ साहब, शर्मा फोटो लैब, बहुत पुरानी दुकान है। अब भी फिल्म डेवलप करते हैं। कम लोग जाते हैं अब, सिर्फ शौकिया लोग। पर सत्यजीत साहब वहीं बेचते थे। पार्सल वो मुझसे ही करवाते थे, मैं ही ले जाता था। आखिरी बार कब भेजा था तर्कराज? तर्कराज ने माथे पर बल डाला, याद करने की कोशिश करते हुए। यही कोई 4-5 दिन पहले साहब। मैं उस सुबह सत्यजीत साहब की डाक लेकर आया था। साहब तो थे नहीं बाहर, लेकिन रोल, पैसे और एक पर्ची रखे हुए थे। लिखा था, तर्कराज ये आज ही भेजना है, कल नहीं। मैंने पार्सल पकड़ा और भागा फटाफट। उसके बाद मैंने साहब को दोबारा नहीं देखा। मेरे मन में एक नया सवाल कौन था, क्या रोल डेवलप होकर वापस आया? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। मैं दोबारा गया ही नहीं वहां। अगर वो रोल अब तक हल्द्वानी में पड़ा था, अनडेवलप्ड,
तो उसमें शायद वो आखिरी सबूत छिपा था जो डिजिटल इक्विपमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। पर हल्द्वानी यहाँ से काफ़ी दूर था और जंगल के बीच से रोज रोज न डाक आती थी न जाती। मुझे अभी डायरी के बाकी हिस्से पढ़ने थे। मैंने तय किया, पहले पूरी कहानी फिर फिल्म। मैं डायरी लेकर वापस बरामदे में आया, अगला पन्ना खोला। यहां से लिखावट और गहरी होनी शुरू हो गई थी और स्ट्रेस्ड। अक्षर कुछ ज्यादा दबाव से लिखे गए, जैसे कलम पकड़ने वाला हाथ अपनी कंपकपी को काउंटर करने के लिए और जोर लगा रहा हो। लिखा था, आज रात नींद नहीं आई, कुछ अजीब लगा बाहर, आवाजें, या शायद आवाजों की जगह जो खालीपन था उसकी वजह से। मैंने अपना पुराना वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके खिड़की के पास रख दिया। सोचा शायद कुछ आवाज रिकॉर्ड हो जाए जो मैं खुद नहीं सुन पा रहा, सुबह सुनूंगा। वॉइस रिकॉर्डर? मुझे जैसे मनमागी मुराद मिल गई थी। एक और क्लू। मुझे तुरंत उस रिकॉर्डर की तलाश करनी थी। मैंने बंगले की तलाशी दोबारा शुरू कर दी। बेडरूम की दराजों में, स्टडी की अलमीरा में, और आखिरकार एक पुरानी लकड़ी की मेज के नीचे रखे एक बॉक्स में मुझे वो मिला। एक छोटा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। बैटरी अभी भी उसमें, हालांकि इंडिकेटर लाइट बुझी हुई थी। मैंने बैटरी बदली और प्ले बटन दबाया। पहले कुछ मिनट सिर्फ हल्की सरसराहट थी, रात की सामान्य आवाजें, हवा, दूर कहीं किसी पक्षी की अकेली पुकार। फिर करीब 7-8 मिनट पर आवाजें बदलने लगी। हवा जैसे रुक गई और उसके बाद मैं उसे ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एक आवाज आई, बहुत नीची फ्रीक्वेंसी की, जमीन के भीतर से किसी उठती हुई गूंज जैसी, जो कुछ सेकंड तक चली और फिर अचानक कट गई। फिर थोड़ी देर का सन्नाटा और फिर वही आवाज, इस बार कम देर तक। उन अजीब आवाजों का यह पैटर्न कुछ देर तक चलता रहा, जैसे कोई मैसेज हो उनमें। फिर रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। हालांकि टाइमर के हिसाब से रिकॉर्डर को अभी घंटों और चलना था। मैंने वो हिस्सा 2-3 बार सुना। हर बार मेरा यह यकीन कम होता गया कि यह किसी जानवर की आवाज थी। ये ज्यादा गहरी थी, ज्यादा लंबी, और इसमें एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत धीरे, बहुत बड़े पैमाने पर। डायरी में अगली एंट्री छोटी थी और उसमें पहली बार सत्यजीत ने खुलकर लिखा था कि वो डरे हुए हैं। रिकॉर्डिंग सुनी, समझ नहीं आ रहा है क्या है। हवा तो नहीं हो सकती, जानवर भी नहीं लगता। सच कहूं तो किसी पैटर्न जैसा लगता है। मैं मानता हूं अब कुछ है यहां जो मेरी समझ से बाहर है। शायद हरेंद्र सही था, पर अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता। पत्थर वापस रख भी दिए जाएं पाषाण पंक्ति में तो क्या यह रुक जाएगा? मुझे नहीं पता। क्या न मैंने अनजाने में कोई ऐसा ताला खोल दिया है जिसे बंद करना मेरे बस में नहीं? या ये सब मेरा वहम है, एकांत में रहने का वहम, कोई कैबिन फीवर? ये सब सीने में चुभन भी अभी शुरू होनी थी। बारिश से जंगल के रास्ते भी बंद हैं। एक बार सर नॉर्मल हो जाए तो अल्मोड़ा से दवा मंगाऊं, या एक चक्कर जाना पड़े शायद। मैंने डायरी बंद करने से पहले एक आखिरी पंक्ति पढ़ी जो अगले पन्ने के बिल्कुल ऊपर लिखी थी, बाकी एंट्रियों से बिल्कुल अलग, मानो बाद में जुड़ी गई हो। डिजिटल पर अब भरोसा नहीं, कल से फिल्म कैमरे पर काम शुरू करूंगा, और जो कुछ भी यह जगह मुझसे छुपाना चाहती है वो शायद
डिजिटल से तो छुप सकता है, लेकिन फिल्म और केमिकल से नहीं। अगली सुबह मैं फिर से हरेंद्र सिंह से मिलने गांव उतरा। इस बार सवाल लेकर नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि मैंने क्या सुना था रिकॉर्डिंग में। उसने मेरी पूरी बात सुनी। चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई उसकी, सिर्फ एक थकी हुई मौन स्वीकृति। आखिर वो बोला, उस आवाज के बारे में मैंने भी सुना है साहब। बरसों पहले मेरे दादाजी वो ऐसी आवाजों का जिक्र करते थे, उस अंग्रेज इंजीनियर के टाइम की। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, वो आवाज इस जंगल की नहीं है, किसी जानवर की नहीं है। हरेंद्र जी, क्या इस सब का कोई रिटर्न रिकॉर्ड है, कोई रिपोर्ट है, कोई लॉग, कोई सबूत, कोई एविडेंस उस टाइम का? हरेंद्र ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता साहब, मैं बस इतना जानता हूं जो मैंने सुना अपने पुरखों से। आप शहर के लोग कागज ढूंढते हैं, हम बस याद रखते हैं। फिर कुछ सोचते हुए उसने जोड़ा, वैसे 30-40 साल पहले दिल्ली से भी कुछ लोग आए थे, किसी कंपनी की खुदाई से पहले नमूना लेने। लेकिन उन्होंने भी पाषाण पंक्ति को छेड़ा नहीं। शायद उनके पास कोई रिकॉर्ड हो। तभी मुझे भानु से बात करने का ख्याल आया। डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी, भानु के दादा, एक जियोलॉजिस्ट, जिन्होंने ऊंचा कोट के बारे में कुछ लिखा था। क्या वो उसी सर्वे टीम का हिस्सा थे? क्या कालागढ़ की घटना भी, जिसका भानु ने जिक्र किया था, इसी से जुड़ी थी? मुझे नेटवर्क की तलाश में गांव के एक ऊंचे हिस्से तक जाना पड़ा, जहां मोबाइल टावर की एक धुंधली सी रेंज पकड़ में आती थी। भानु ने दूसरी घंटी पर ही फोन उठाया। उसकी आवाज में बेसब्री थी। पुरंदर जी, क्या हुआ? कुछ पता चला? मैंने उसे संक्षेप में बताया। नेटवर्क न होने के कारण मेरा उससे कांटेक्ट न कर पाना, सत्यजीत का जाना, डायरी, रिकॉर्डिंग, हरेंद्र सिंह की बातें। भानु कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सत्यजीत की बेटी को खबर भिजवा दूंगा। थैंक यू पुरंदर। आप नहीं होते तो उनका शरीर जाने कब तक वैसे ही पड़ा रहता। जहाँ तक दादाजी की बात है तो मुमकिन है वे किसी सरकारी सर्वे टीम के साथ उस इलाके में गए हों। भानु, मैंने उसकी बात काटते हुए सख्ती से कहा, मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे पूरी बात पता ना हो। एक गहरी सांस के साथ भानु बोला, एक्चुअली पुरंदर, मैं आपको मिलके बताना चाहता था, लेकिन लगता है उसका समय अब नहीं है। दादाजी के नोट्स के हिसाब से ऊंचा कोट के आसपास कुछ अजीब भूगर्भीय गतिविधि दर्ज हो रही थी और उनकी टीम को शायद वहां भेजा गया था, उन पत्थरों की, उस पहाड़ की मैग्नेटिक पावर्स की जांच के लिए। उन्होंने अपनी डायरी में बस इतना लिखा था कि वहां कंपास ठीक से काम नहीं करता, और एक रात उन्हें भी कुछ अजीब सुनाई दिया था। पर दादाजी वैज्ञानिक थे, अलौकिक चीज का दावा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने बस इतना लिखा कि यह जगह विज्ञान की उन सीमाओं पर है जहां हमारे उपकरण अभी पहुंचे नहीं हैं। मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा, तब तक नहीं जब तक साइंस और एडवांस ना हो जाए। और वो कभी वापस गए? मैंने पूछा। नहीं, कभी नहीं, भानु बोला। और उन्होंने मुझे भी हमेशा कहा था, अगर कभी बिनसर की तरफ ऐसा कुछ हो
और जाने की नौबत आए तो उन पत्थरों को कभी मत छेड़ना। मैंने सत्यजीत को भी यही कहा था जब उसने बताया कि उसने वहाँ ज़मीन खरीदी है। उसने हंसकर टाल दिया था। बोला, भानु तुम भी अंधविश्वासी हो गए क्या? फ़ोन की लाइन में हल्की सी घरघराहट आने लगी थी। नेटवर्क कमज़ोर पड़ रहा था। मैंने जल्दी से आखिरी सवाल पूछा, भानु क्या सत्यजीत की कोई मेडिकल हिस्ट्री थी जो मुझे पता होनी चाहिए? कोई क्रॉनिक डिजीज़ या कुछ और? हाँ हाँ, उसे पिछले साल पेसमेकर लगवाना पड़ा था। उसने बताया था मुझे हंसते हुए। कहता था अब मैं आधा इंसान हूँ आधा मशीन। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं पुरंदर? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता लाइन कट गई। मैं वहीं खड़ा रहा, फोन हाथ में लिए। एक नया डरावना विचार मेरे मन में घर करने लगा था। पेसमेकर, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंसान के सीने के भीतर लगा हुआ, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। और यहाँ इस पहाड़ी पर हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ धीरे धीरे माल फंक्शन करती जा रही थी। कैमरे, ड्रोन, जीपीएस, सिक्योरिटी कैमरा। अगर वो गड़बड़ी सिर्फ बाहरी उपकरणों तक सीमित नहीं रही हो तो? अगर वो सत्यजीत के सीने के भीतर लगे उस उपकरण तक भी पहुंच गई हो तो? तो शायद पुलिस का दिल का दौरा वाला निष्कर्ष उतना गलत नहीं था जितना मैं सोच रहा था। पर अगर सही था भी तो सवाल यह नहीं था कि सत्यजीत की मौत कैसे हुई। सवाल यह था कि पेसमेकर खराब क्यों हुआ, किस चीज ने उसे प्रभावित किया। और क्या यही जवाब था, या सिर्फ एक और परत जिसके नीचे असली सच्चाई अभी भी छिपी हुई थी?